सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। पंजाबी रेडियो और पंजाबी टीवी यूएसए देख और सुन रहे सभी साथियों का स्वागत है इस समय के विशेष प्रोग्राम बियॉन्ड द हेडलाइंस विद मनदीप पूनिया में। इस प्रोग्राम में सीनियर पत्रकार मनदीप पूनिया जी के साथ देश विदेश के साथ जुड़ी हुई अहम खबरों पर बातचीत होती है। करते हैं सबसे पहले पूनिया जी का स्वागत। बहुत बहुत स्वागत है जी। जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। लोग खबरों का करते हैं। सबसे पहले हालत रुपये की जांचते हैं। रुपये की हालत खासी खस्ता होती जा रही है दिन प्रतिदिन। हाँ, जो रुपये है वो डॉलर के मुकाबले 92.64 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर गया है, जिसके कारण मनोवैज्ञानिक स्तर की बात करें तो काफी इसका दबाव मार्केट पे भी देखने को मिला। आज बैंक की छुट्टी है। इससे पहले जो डॉलर की तरलता में कमी के कारण दबाव और बढ़ गया है। ये जो मैं आपको 92.64 बता रहा हूँ, 92.64 प्रति डॉलर बता रहा हूँ, वो रुपए प्रति डॉलर, वो कल का है, यानी कि आज छुट्टी थी बैंकिंग की। इसके कारण जो दबाव और बढ़ा है। डीलरों का कहना है कि बढ़ते व्यापार घाटे की चिंताओं ने भी जो करेंसी पर असर डाला है। भारतीय रिजर्व बैंक को 92.50 रुपए प्रति डॉलर के स्तर का बचाव करते हुए देखा गया, जो बुधवार को रुपए में 0.28% की गिरावट के साथ टूट गया। यानी कि शुरू में रिजर्व बैंक कोशिश कर रहा था, आरबीआई कोशिश कर रहा था कि भाई रुपया डॉलर के मुकाबले ज्यादा ना गिरे, लेकिन गिरा। इसमें यही है कि जो चालू जो तेल की ऊंची कीमतें हैं, उसकी वजह से भी जो घाटा है वो रिकॉर्ड स्तर की ऊंचाइयों पर जा रहा है। और काफी इसको कहें कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अगर बात करें तो ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर बढ़ते हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच में इजराइल ये दावा कर रहा है कि उन्होंने हमले में ईरान के एक खुफिया मंत्री को मार दिया है, उसकी मौत का दावा है। वैसे भी ईरान की जो तगड़ी लीडरशिप है उसको तकरीबन खत्म कर दिया गया है ईरान और अमेरिकी इजराइल और अमेरिकी हमलों के द्वारा। कब तक नजर आ रहा है कि कब तक ऐसे ही एक दूसरे के लीडर मारने की बातें होती रहेंगी, या फिर टेबल टॉक तो नजदीक नजर नहीं आ रही कहीं? देखिए, अली लारीजानी के बाद जनरल सुलेमानी की हत्या, और उसके बाद अगर अब बात करें तो जो खुफिया मंत्री हैं इस्माइल खतीब, उनकी भी हत्या की खबर आ रही है। मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मारे गए हैं, यानी कि खुफिया विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मारे जाना, मंत्री मारे जाना एक बड़ा घटनाक्रम है, और इजराइल की कह सकते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जैसी है। अब बात यह है कि जो इस्माइल खतीब हैं, उनका जो मंत्रालय था वो इजराइल और अमेरिका के ठिकानों के खिलाफ जासूसी करना, उनके गुप्त अभियानों की निगरानी करना, ये सारे काम करता था। तो मतलब आपका जो खुफिया विभाग है, जो इंटेलिजेंस विंग है, उसी के ऊपर एक बड़ा हमला हुआ है। और उसमें ये माना जा रहा है कि जो इस्माइल खतीब के साथ दर्जनों लोग मारे गए हैं, उसमें कई सीनियर अधिकारी हैं। यानी कि ईरान की जो कहें कि जो सारा खुफिया तंत्र है उसके ऊपर एक बड़ा असर पड़ेगा। जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके नेतृत्व की हत्याओं से ईरान पीछे नहीं हटेगा और तेहरान का राजनीतिक तंत्र पूरी तरह मजबूत है। जैसे आप कह रहे थे कि भाई इतनी बड़ी बड़ी मौतें हो रही हैं, उसका किस किस्म का असर पड़ेगा और क्या ईरान पीछे हटेगा? तो ईरान स्पष्ट कर रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। देखिए, खबरें तो और भी हैं, जैसे बगदाद में अमेरिकी दूतावास के ऊपर हमला हुआ है। जो दो बड़े नेताओं की हत्या के बाद, मतलब इजराइल से बदला लेने की जो कसम खाई गई है ईरान में लोगों द्वारा, वो एक है, उसका एक असर दिख रहा हम लोगों में। इराक की राजधानी, यानी कि ईरान के बाद अब इराक की राजधानी बगदाद में जो अमेरिकी दूतावास था, उसके ऊपर भी हमला देखने को मिला। ड्रोन से भी हुआ, रॉकेट का भी हमला हुआ, मिसाइलों का भी हमला हुआ। तो ईरान जो समर्थित मिलिशिया समूह है, वो इन हमलों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अब मिडिल ईस्ट में खाली आप ये मत मानिए कि जो ये मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देश हैं इनकी अपनी सेनाएं हैं, नहीं।
वहां पर जो इंडिपेंडेंट मिलिशिया हैं, जो कई बार आपको लगेगा कि ईरान के समर्थित हैं, कई बार लगेगा कि प्रो अमेरिका हैं, बहुत अलग अलग किस्म के वहां पे मूवमेंट्स चलते रहते हैं। तो जो प्रो ईरान मिलिशिया है मिडिल ईस्ट में, वो भी काफी सक्रिय हैं। पहले माना जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका के हक में जो कुर्द जो लड़ाके हैं, कुर्दिस्तान की जो लड़ाई लड़ने वाले लड़ाके हैं, वो सक्रिय दिखेंगे, लेकिन कुर्दों ने बेसिकली प्रो अमेरिका और प्रो ईरान इजराइल स्टैंड लेने से मना कर दिया, तो उसका एक बड़ा नुकसान हुआ। तो वहां पर जो ये इस किस्म की प्राइवेट किस्म की मिलिशिया हैं, या फिर जो मूवमेंट चल रहे हैं, अंडरग्राउंड मूवमेंट चल रहे हैं, वो काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हालांकि ईरान का ज्यादा ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल और अमेरिका का ईरान के साथ साउथ पारस गैस फील्ड पर हमला जो है, वो एक वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के ऊपर संकट जैसा है। मतलब ठीक है कि ये खबरें हम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों का जो दिमाग चला हुआ है, वो साउथ पारस को लेकर चला हुआ है। दक्षिण पश्चिमी ईरान में जो नेचुरल गैस के सबसे सबसे बड़ा अपन कहें कि इलाका वही माना जाता था, और ये पहली बार है जब ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले उस गैस ठिकाने को भी निशाना बनाया गया है। इजरायली अधिकारी उसको बड़ा ऐसे बड़ा चढ़ाकर भी बता रहे हैं कि हमने देखो उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ दी है। तो काफी इसको लेकर मतलब कहें कि जो इजराइल है वो काफी इसको लेकर वाहवाही लूट रहा है। जी। और ये यही अगर बात हम इसको आगे बढ़ाएं तो क्रूड ऑयल भी अपना दम दिखा रहा है, लगातार कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आसमान छू रही हैं। दम नहीं दिखा रहा है, बल्कि दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, जिस हिसाब से खाड़ी के मुल्क डिस्टेबल हो रहे हैं, उसका असर पूरी दुनिया पे आएगा। और जो कन्वेंशनल एनर्जी यानी कि तेल, जिसको क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं, उसका एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। ईरान की ओर से जो खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकाने हैं, उनके ऊपर भी नए हमले हुए हैं। मतलब खाली साउथ पारस की बात नहीं है गुरप्रीत, जो हम पिछले अपनी खबर में बता रहे थे। मामला जी। ये भी है कि खाड़ी के जो देश हैं, उनके और भी जो एनर्जी ठिकाने हैं, उनके ऊपर भी हमले हुए। ये नहीं कि भाई आप ईरान के एनर्जी ठिकानों के ऊपर, नेचुरल गैस के जो सबसे बड़े वहां पे स्रोत हैं, उनके ऊपर हमला करके आप वाहवाही लूट लेंगे। ईरान ने भी बराबर के हमले किए हैं। तो अब क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल कहाँ 90 रुपए प्रति डॉलर से शुरुआत, 90 बैरल प्रति डॉलर से शुरुआत हुआ था, और आज $146 प्रति बैरल पहुंच गया है। तो ये जो लगातार जो रेट बढ़ रहा है क्रूड ऑयल का, इसका असर भारत में दिखेगा। भारत में तो 10-15 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, दुनिया भर में दिखेगा। जैसे हम अमेरिका की बात तो करते ही हैं, 25% के आसपास वहां पर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। 19 दिनों के अंदर अंदर जो क्रूड ऑयल है वो दुगना हुआ है। आप 27 फरवरी याद करिए, क्रूड ऑयल 71 डॉलर प्रति बैरल था, और आज $146 प्रति बैरल है। तो ये बड़ा बड़ा कहें कि बड़ा असर है। मतलब भारत का की अपनी अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% से ज्यादा गैस इंपोर्ट करता है, आयात करता है, जिसकी वजह से हमारी जेब पे और जो इकोनॉमी है उस पे ज्यादा असर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम तो बढ़ने बिल्कुल तय हैं, दिख रहा है। वो तो $114 प्रति बैरल पहुंचा था, उसी दिन तय हो गया था, अब तो 140 पहुंच गया है। खैर, खाने पीने की चीजें महंगी होंगी। सबसे बड़ी जो जो हमला होना है, वो उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर होगा। फर्टिलाइजर्स महंगे होंगे, किसानों की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ेगी। तो ये लागत कॉस्ट किसानों की बढ़ने वाली है। ब्रिटेन आप देखिए, यूरोप में भी असर दिख रहा है। मतलब खाली ये नहीं है कि हम साउथ एशिया की बात कर रहे हैं या फिर अमेरिका की बात कर रहे हैं, इसराइल की नहीं नहीं, आप यूरोप देख लीजिए। ब्रिटेन में गैस की कीमत 140% तक बढ़ी है। तो यूरोप में ब्रिटेन में असर है, यूरोप में असर है, वो साफ दिख रहा है। कतर का जो रास लफान प्लांट है वो बंद होना, एलएनजी का, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी का हब रास प्लांट माना जाता है, रास लफान माना जाता है। रास लफान प्लांट बंद है, तो उसके कारण दुनिया भर में मतलब सप्लाई रुकी हुई है। 20% के आसपास दुनिया भर की ग्लोबल सप्लाई का मतलब पांचवा हिस्सा वहां से सप्लाई होता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का तो लगभग आपको पता ही है कि मामला ऐसा अटका हुआ है कि वहां से तो एक जहाज भी नहीं गुजर रहा, जो कि बड़े बड़े चक्कर पड़े हुए हैं। खैर, कच्चे तेल के 3 बड़े बेंचमार्क हैं, और मेरे को लगता है कि अब की बार अगर ये युद्ध थोड़ा और खिंच गया, तो तीनों बेंचमार्क अब की बार कच्चा तेल पार कर जाएगा।
जी, बिल्कुल। और इससे अगर आगे बढ़ें तो साइबर अपराधों की बात करें, 2025 में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में भारी वृद्धि देखी गई है। हाँ, ये जो खबर है ये काफ़ी मतलब आप देखेंगे तो अ, वैसे साइबर जो क्राइम्स हैं उनको लेकर पहले भी बात होती रही है, लेकिन उतने मामले दर्ज नहीं होते थे। साइबर अपराध में जैसे गाली देना, ट्रोलिंग करना, महिलाओं के और भी बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं, तो उनको छोटा मान के छोड़ दिया जाता था। आपको हैरानी होगी जो मैं नंबर बोल रहा हूँ, बेसिकली 77,000 के आसपास 2025 में महिलाओं के साथ साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए हैं, जो काफ़ी बड़ा है। 2024 में वो सिर्फ 28,322 था। मैं कह रहा था ना कि भई होते पहले भी थे, लेकिन उनको दर्ज नहीं किया जाता था इतना ज़्यादा। तो उसमें मतलब अगर आप देखें तो जो अश्लील सामग्री है उसमें यौन कृत्य के मामले हैं, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, इस किस्म की अपमानजनक जनक सामग्री, ऑनलाइन रिपोर्ट, बाल यौन शोषण सामग्री, ये बहुत सारी ऐसे मामले हैं, ये लगातार बढ़े हैं। और इसमें मतलब आपको हैरानी होगी कि मतलब जो बाल यौन शोषण के जो मामले हैं वो भी बहुत बड़े बड़े लेवल पर बढ़े हैं। तो ये दिखाता है कि जो गंद है सोसाइटी का वो अब ऑनलाइन भी उसका प्रगटावा हो रहा है। और उसमें आपको पता ही है कि ऐसे जो मामले होते हैं इनमें सबसे जो सॉफ्ट टारगेट है वो महिलाएं और बच्चे ही होते हैं। बच्चों के लिए तो साफ स्पष्ट तौर पे हमारी कई बार बात भी हुई है कि सोशल मीडिया गाइडलाइंस आनी चाहिए। 13 साल या 16 साल कोई एज का बेंचमार्क बना के उसमें कुछ स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो मतलब सोशल मीडिया पे आप देखिए, अब जैसे मैं अपने पेशे से ही बात करता हूँ, जो महिला पत्रकार हैं उनको किस जी, किस्म की गालियां दी जाती हैं आप और हम तो देख भी नहीं सकते। और मतलब हम बिल्कुल। पुरुष पत्रकार हैं, हम भी कोई सरकार के खिलाफ बात बोलते हैं तो उसके नीचे हमारे नीचे जो कमेंट बॉक्स होते हैं उनमें भी हमारे माँ बहनों को गालियां होती हैं। इसके अलावा कितने ही ऐसे मामले हैं, मैं जैसे ज्यादा जो साइबर अपराध देखता हूँ उसमें महिलाओं को गलत जो उनके ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं वो गलत किस्म की फिल्में भेजना, अश्लील सामग्री भेजना, इस किस्म की तंग करना, इस किस्म की बहुत सारी घटनाएं हैं। और इसी इसी वजह से जो साइबर अपराध का जो ये मामला है ये इतना बड़ा साइबर बुलिंग, इसमें स्टोकिंग, सेक्सटिंग, साइबर बुलिंग बहुत बहुत बड़े लेवल पर है। स्टोकिंग या सेक्सटिंग मतलब जो है ये इसकी शिकायतें बहुत बड़े नंबर पे हैं, तकरीबन 45,000 के आसपास स्टोकिंग की शिकायतें हैं। और फर्जी प्रोफाइल बना के प्रोफाइल हैक करना, पहचान चोरी करना, महिलाओं के जो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, उनका उनको एआई रूपांतरण कर देना उनका, और उनको घटिया किस्म की सामग्री बना देना, इस किस्म के हजारों मामले दर्ज, 34,000 मामले दर्ज किए गए हैं। तो काफी बड़ा नंबर है। और महिलाओं को मतलब महिलाओं के लिए फिजिकल तो चुनौती थी अपनी सेफ्टी की, अब ये ऑनलाइन सेफ्टी की चुनौती और सामने आ खड़ी हुई है। जी, बिल्कुल, चुनौती बहुत बड़ी है। जैसे-जैसे हमें लगता है कि हम विकास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है एआई के मामले में और चीज़ों के मामले में, उतना ही ये खतरनाक भी है, ख़ास तौर पर महिलाओं के पक्ष में अगर बात करनी हो। बात करें राज्यसभा की, 73 सांसदों पर क्रिमिनल केस हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करना हो, आप बताइए कि कौन-सी पार्टी इसमें सबसे आगे है, जिसके सबसे ज़्यादा सांसद ऐसे केसों में है? वैसे केसों में हो सकते हैं, लेकिन कैसे-कैसे केसों में? इसमें देखिए बड़ा अजीब मामला है कि जो राज्यसभा के 73 सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर क्रिमिनल केस हैं। भाजपा के सबसे ज्यादा 27 सांसद, 31 जो सांसद हैं वो ऐसे हैं जो अरबपति हैं, और सबसे जो अमीर सांसद हैं वो बीआरएस के सांसद है। 5100 करोड़ की उनके पास संपत्ति है। अगर अब बात करें तो जो गंभीर आरोप हैं वो तकरीबन 16% बनते हैं। और ये एक बड़ा नंबर है। एक सांसद के ऊपर तो मर्डर का केस है, 4 सांसदों के ऊपर हत्या की कोशिश, महिलाओं से जुड़े अपराध, काफी काफी भयावह नंबर है। और एडीआर जो संस्था है उसने बेसिकली इसको लेकर ये रिपोर्ट जारी की है। सबसे हैरानी करने वाला है आम आदमी पार्टी का आंकड़ा। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं उनकी एवरेज इनकम 574 करोड़ रुपए बन रही है। वो इसलिए बन रही है कि इन्होंने करोड़पति जो हैं वो बहुत ज्यादा भेजे हैं। आपको और मेरे को बताने की जरूरत नहीं, पंजाब से राज्यसभा में जो भेजे गए हैं बिजनेसमैन, उनकी कितने कितनी वर्थ है, कितने कितने ज्यादा उनके पास पैसे हैं। इस वजह से जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसदों की औसतन आय जो आ रही है
औसतन जो एवरेज इनकम आ रही है वो 574 करोड़ रुपए आ रही है। काफी बड़ा नंबर, यानी कि आपने तो आम आदमी पार्टी में के नाम में तो सिर्फ आम आदमी आदमी है, लेकिन राज्यसभा में खास आदमियों को भेज रहे हैं। तो ये एक बड़ा मतलब मुझे लग रहा था कि बीजेपी की क्योंकि बीजेपी को पूंजीपतियों की पार्टी कहा जाता है, तो बीजेपी के नंबर ज्यादा मिलेंगे, लेकिन हैरानी करने वाली आम आदमी पार्टी के जो आंकड़े हैं वो ज्यादा हैरान करने वाले हैं। खैर, बीजेपी ने भी बहुत ज्यादा अमीर लोगों को भेज रखा है। मतलब अगर बात करें तो बीजेपी के एवरेज जो निकल के आ रहा है 120 करोड़ रुपए की एवरेज इनकम निकल के आ रही है, तो वो भी काफी बड़ा बड़ा नंबर है। वैसे मतलब हम तो बात कर रहे हैं राज्यसभा सांसदों की, मुख्यमंत्रियों का बहुत बुरा हाल है। 40% मुख्यमंत्रियों के ऊपर क्रिमिनल केस हैं, और उसमें बहुत हत्या के आरोप, किडनैपिंग, रिश्वतखोरी, बहुत ऐसे मामले हैं। सबसे ज्यादा मामले तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर हैं, उनके ऊपर 89 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। खैर, देश के आधे से ज्यादा सांसद विधायकों के ऊपर क्रिमिनल केस हैं। 45% मतलब जो एमएलएज हैं मुल्क के, उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं, क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिनमें महिलाओं से जुड़े हुए अपराध भी हैं, हत्या के आरोप भी हैं, किडनैपिंग है, बहुत ऐसे ऐसे मामले हैं। तो आप जो ये मान के चलिए कि हमारे जो संसद या पार्लियामेंट्स में या विधानसभाओं में जो लोग बैठते हैं, वो उनके चरित्र को कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट उजागर करती है। जी, बिल्कुल। इससे आगे बात करते हैं इस समय शेयर बाजार की। शेयर बाजार भी जंग के साथ-साथ अपनी कभी हाई और कभी लो दिखा रहा है। कैसे हैं हालात? भाई, 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट अब की बार शेयर मार्केट में देखी है गई है। आज सेंसेक्स 2500 अंक गिरा है, काफी बड़ी गिरावट है। निफ्टी में भी 776 अंक की गिरावट है। बैंकिंग और ऑटोमोबाइल के जो शेयर हैं उनमें जबरदस्त बिकवाली हुई है। कई बार हम बात करते हैं कि इस सारी बिकवाली के पीछे एक तो ये है कि सब मुनाफा निकालना चाहते हैं, जो मुनाफा बुकिंग एक बड़ी वो है। और दूसरा जो जियोपॉलिटिकल तनाव है, जंग के कारण महंगाई बढ़ने का जो खतरा है, इसने लोगों को परेशान कर दिया। पैसे निकाल मतलब सब मुनाफे की बुकिंग क्यों चाहते हैं, पैसा क्यों निकालना चाहते हैं? लोगों को लग रहा है यार हमने जितना पैसा बनाना था बना लिया, अब निकाल लेते हैं, महंगाई बढ़ेगी, ये बढ़ेगा, पैसे हमारे हाथ में होंगे तो ठीक है, जरूरत पड़ सकती है। तो लोगों के अंदर एक तनाव दिख रहा है, मिडिल क्लास में तनाव दिख रहा है। आप याद करिए 4 जून 2024, मतलब जब जिस दिन रिजल्ट आया था, उस दिन एक सबसे बड़ी मार्केट उस दिन टूटी थी। तकरीबन 6% के आसपास उस दिन मार्केट टूटी थी। और एक फिर आज देखिए, आज 2500 अंक मार्केट टूटी, आज 3.5% मार्केट टूटी है। तो शेयर मार्केट का बुरा हाल आप कह सकते हैं। बाजार गिरने की वही 3 बड़ी वजह हैं। एक तो जो जियोपॉलिटिकल तनाव है, जिसमें अमेरिका, इजराइल, ईरान का युद्ध भी है, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच मोर्चे खुले हुए हैं, रूस यूक्रेन युद्ध है, और काफी छोटे छोटे जो अलग अलग मुल्कों में तनाव, वेनेजुएला वाला, क्यूबा वाला मामला, बहुत ऐसे मामले। जियोपॉलिटिकल तनाव एक बड़ा मामला है। दूसरे में जो क्रूड ऑयल है वो जहां जाके बैठ गया है, $146 प्रति बैरल, वो अपने आप में एक सिरदर्दी है। तीसरा मतलब अगर बात करें तो जो ट्रेड डील्स हैं दुनिया भर में, मतलब अमेरिका की एशियाई बाजारों के साथ जो ट्रेड डील्स हैं, उनके कारण एशियाई बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है। उसका असर भारत पर भी है। एशियाई बाजार काफी मतलब उनमें घबराहट है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मामला लीजिए, ग्लोबल कन्वेंशनल फ्यूल की सप्लाई का मामला लीजिए, अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील्स हुई उनका मामला लीजिए, तो काफी काफी अभी कंफ्यूजन है। इसके कारण जो शेयर मार्केट है वो इतनी बुरी तरीके से हिली हुई है। बैंकिंग आप देखिए, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन को आज इस्तीफा देना पड़ा है। शेयर उनका 5% शेयर गिर गया है, तो काफी बड़ा नंबर है। और एक दिन के अंदर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी वेल्थ 13 लाख करोड़ रुपए घटी है। काफी काफी हुँ, बड़ा नंबर होता है। मतलब अब तक जो ये जंग, जब 19-20 दिन हो गए हैं आज जंग की, जो शेयर बाजार है तकरीबन 9 से 10% टूटा है। जी, गुरप्रीत, ये बहुत बड़ा नंबर होता है, 9 से 10% मार्केट टूटना बहुत बिल्कुल। बड़ा नंबर होता है। तो एशियाई बाजारों में तिलमिलाट है वो साफ दिख रही है, और ये 3-4 कारण जो हमने बताए उसके वो बड़े कारण हैं।
जी, जी। और आगे बात करें, चंडीगढ़ में कल एक प्रॉपर्टी डीलर का कत्ल हुआ था, चीनी चीनी उसका नाम लिया जा रहा है, कुब्बाहेड़ी गाँव बताया जा रहा है। उसके जो हत्यारे थे जिन्होंने उस पर फायरिंग की थी, करीब 12 राउंड तो वहां से बरामद हुए थे। उनका आज हरियाणा में इनकाउंटर हुआ है, एजीटीएफ मुखी बता रहे थे कैमरे के आगे। हाँ, आज जो चंडीगढ़ सेक्टर 9 में प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत, जिसको चिन्नी कहते थे, चिन्नी का जो कत्ल हुआ था, उसके जो हत्यारे थे उनको हरियाणा में आज एक एनकाउंटर में उनका एनकाउंटर किया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ कैथल में हुई है। पंजाब की जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, एजीटीएफ, उसने ये कार्रवाई की है और उन्होंने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। दोनों आरोपी घायल हो गए और आरोपियों के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और हथियार भी बरामद किए गए हैं। इसमें जो आरोपी हैं उनके एक की तो राजन उर्फ पीयूष पहलवान फिरोजपुर से और प्रीतम शाह नवाशहर के तौर पर दोनों की पहचान की गई है और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो प्रेशर रहा, ये कल भी मैं कह रहा था कि जो चमनप्रीत हैं उसके परिवार ने, उसके गांव वालों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया था। मोर्चरी में, पीजीआई की मोर्चरी में उनकी डेड बॉडी रखी थी। चंडीगढ़ पुलिस से उनका गांव वाले जो लड़के थे, नौजवान, वो उलझ गए थे मौके पे। मतलब हम भी बाद में पहुंचे, हमारे पास भी फोन आया तो जाके वहां पे भी देखा हमने। तो चंडीगढ़ पुलिस एक बार मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करी थी, तो जो कुब्बाएडी गांव के नौजवान थे और आसपास के मुल्लापुर वगैरह के जो नौजवान थे, वो उलझ गए पुलिस से। ठीक, वो पुलिस वाले जो वहां पर मौके पे जो इंस्पेक्टर थे, उन्होंने धमकी दी कि मैं अभी तुम्हारे छितर मार के तुम्हें यहाँ से तितर बितर कर देता हूँ, तुम्हें अभी गिरफ्तार कर लेता हूँ, ये है, तुम ज्यादा नेता मत बनो, इस किस्म की बात उसने जैसे ही बोली, वो सारे जो नौजवान, हाँ हाँ कर ले कर ले। तो मतलब वो एक गर्मा गर्मी इतनी हुई कि वो साफ दिख रहा था कि पुलिस से नहीं दब रहे थे। और कुबाएडी के जो गांव वाले थे और जो चमनप्रीत का जो परिवार था, उन्होंने साफ कह दिया था कि हम तो भाई अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब आप आरोपियों को पकड़ेंगे। तो खैर आज पंजाब पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी है और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब देखते हैं कि इस मामले में आगे क्या क्या निकल कर आता है। जी, जी। और एलपीजी गैस को लेकर कैसी दिक्कतें सामने आ रही हैं? तकरीबन पूरे देश से ही हर रोज कोई ना कोई अटपटी खबर आ रही है। कहीं से किसी ने सिलेंडर चोरी कर लिया, कोई सिलेंडर चोरी करता पकड़ा गया, कहीं पे लाइंस में झगड़े की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखो, वो सिलेंडर चोरी की खबरें आज पंजाब में भी कई जगह से आई। आप सही कह रहे हैं, जी। अटपटी हेडलाइंस की खबरें देखने को हमें मिलने लग गई हैं। पठानकोट में भी एक खबर आई कि सिलेंडर चोरी करके भाग रहा था, उसको पकड़ लिया, बाद में पीटा गया। ऐसी मतलब ज्यादा फनी खबरें आज हरियाणा से भी थी। हरियाणा में भी एलपीजी को लेकर काफी बवाल दिखा। पानीपत में तो गैस एजेंसी पर सिलेंडर लूटने की कोशिश हुई। फतेहाबाद में स्टेट हाईवे जाम कर दिया। हांसी में पुलिस बुलानी पड़ी, सिलेंडरों को लेकर ऐसी लड़ाई चली कि पुलिस बुलानी पड़ी। रतिया में मतलब लोग मतलब जब एक पहले तो आपस में उलझे, बाद में फिर वो सड़क पे बैठ गए कि भाई आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मतलब किल्लत है। अब एक सिलेंडर को 5 लोग थोड़ी ना अपने घर पे लेके जाएंगे, एक को तो एक ही लेके जाएगा। तो किल्लत को देख के वहां पे तो रतिया में तो मतलब जो पंजाब के बुढ़लाडा जो जाने वाला रास्ता, उसको जाम किया गया, वहां पर प्रदर्शन हुआ। और मतलब भीड़ आप देखिए, एजेंसियों के बाहर जो उपभोक्ता है उनकी लंबी लंबी कतारें, 1.5-2 किलोमीटर की कतारें। और पुलिस, मेरे को तो बड़ा हैरान हो रही है कि पुलिस लगभग जिले की आधे से ज्यादा पुलिस अब गैस एजेंसियों पे तैनात कर रखी है। सिलेंडरों की रखवाली चल रही है। सिलेंडर नहीं, आज के टाइम पे तो कोई नूर का हीरा हो रखा है, उसके ऊपर सर फूट रहे हैं। मतलब काफी काफी जो आप कह रहे हैं ना, अटपटी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। अब जैसे मेरे पास के गांव की एक मैं खबर बताता हूँ आपको। मेरे पास के गांव में एक, जैसे पशुओं के लिए जो बाड़ा होता है ना, वहां पर चाय पानी बनाने के लिए एक सिलेंडर रख रखा था। कल रात को वो चोरी हो गया। अब आप सोच रहे हो सिलेंडर, मतलब पहले क्या होते थे, पशुओं के बाड़े से पशु चोरी हो गए जी, ट्रैक्टर उठा लिया, ट्राली उठा ली, बताओ सिलेंडर चोरी हो रहा है। लाखों रुपए के पशु छोड़ गए अगले, ठीक है, ट्रैक्टर खड़ा था, ट्राली खड़ी थी, वो सब छोड़ गए। क्या चुरा के ले गए? सिलेंडर।
तो सिलेंडर आज के समय में कोई नूर से ज्यादा वो हो रखा है कीमती। कल हमने ये खबर भी ब्रेक की थी कि भाई भारत के पास 15 से 17 दिन का ही बैकअप प्लान है एलपीजी को लेकर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर नहीं खुला तो भारत में बड़ी किल्लत देखने को मिलेगी। जो अमीर लोग हैं सब ने अपने अपने घरों में इंडक्शन का जुगाड़ कर लिया है, गरीब लोग बेचारे सड़कों के ऊपर रुलदे फिर रहे हैं। हरियाणा में तो जो गाय और भैंस के गोबर के जो उपले होते हैं ना, उनकी भी जी रखवाली करनी महिलाओं ने शुरू कर दी है। महिलाएं मतलब आप किस गांव में किसी महिलाओं से पूछ लो कि आप इनको ऐसे तिरपाल से ढक क्यों रहे हैं, इसके इसके आजकल आप अपने जो प्लॉट होता है जहाँ पे उपले पाथे जाते हैं, इसको ताला क्यों लगाने लगे? बोले अरे आने वाले दिनों में यही हमारा सोना होना है। तो ट्रेडिशनल जो मतलब कन्वेंशनल फ्यूल के ऊपर दिक्कत आई, तो अब ट्रेडिशनल जो ऊर्जा के साधन थे उनकी ऊपर शिफ्ट होने तक लोगों ने दिमाग बना लिया है। तो काफी मतलब चुनौती भरा सफर आगे एशियाई देशों का रहेगा, साउथ एशियन मुल्कों का खासकर। पाकिस्तान की खबरें तो आप तक पहुंच ही रही होंगी, वहां पर भी बहुत बुरे हाल हैं। और वहां पर तो मतलब सेम मेरे को लगता है कि भारत में भी काफी मुश्किल होने वाली है ऐसी 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 चीजों को लेकर। जी, आने वाले दिनों में कैसी रहेगी ये दिक्कत, बढ़ेगी या कम होगी, इसका तो हर किसी को इंतजार रहेगा। देखते हैं क्या बनता है जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा। खैर, प्रोग्राम का समय यहाँ समाप्त होता है। आप जुड़े जानकारियाँ साझा की, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरप्रीत।